डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए अपनी डायरी के कई केस ला चुका हूं और यकीनन आप खुद को मेरी जगह महसूस करते होंगे। उस केस में मेरे साथ कदम मिलाकर चलते होंगे। लेकिन आज उस डायरी का मैं जो केस आपके लिए लेकर आया हूं वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब केस था। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था मुजरिम कौन है और क्या जिसे मैं मुजरिम मान रहा हूं वो असली मुजरिम है या नहीं। आप भी इस कहानी में मेरे साथ चलिए और कदम से कदम मिलाइए। आप बस ये सोचिए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। मैं अब कुछ छुट्टियां ले चुका था। मेरा मानना था आपको ऐसे केस से अपना दिमाग थोड़ा दूर भी करना पड़ता है, क्योंकि लगातार काम करने से आपके दिमाग में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। आप हर तरह की चीज को वैसी ही चीज देखने लगते हैं जैसा आप काम करते हैं। इसीलिए मुझे हर इंसान क्रिमिनल लगने लगा था। मैं किसी से भी बात करता तो बातों में जानने की कोशिश करता ये कितना ज़्यादा बुरा है। अब मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे सारी दुनिया बुरी हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी कोई छोटे मोटे जुर्म करता है, छोटी मोटी गलती करता है, उसे माफ़ कर देना चाहिए। झूठ बोलना यकीनन बुरा काम है, लेकिन सारी दुनिया झूठ बोलती है। छोटा मोटा झूठ तो हर कोई बोलता है ना। मुझे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया से ऐसी बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता। ये फेस्टिवल का सीजन था और मैंने पहले ही छुट्टी ले ली थी। कई पुलिस वाले थे जो मुझसे मदद चाहते थे और मैं इससे तंग आ गया था। मशहूर होने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो फ़ायदेमंद भी लगती है, नुकसानदायक भी लगती है। वो है कि आपकी जान पहचान बहुत ज़्यादा लोगों से हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करने लगते हैं और नापसंद भी करने लगते हैं। इसी का नुकसान भी है कि आपसे लोग अपना काम करवाना चाहते हैं। कई पुलिस वाले ऐसे थे जो केस को लंबा खींचना चाहते ही नहीं थे। मेरे पास फाइल भिजवा दिया करते थे कि मैं उसमें क्लू ढूंढकर उन्हें बता दूं ताकि उनका नाम हो जाए। लेकिन मेरा समय तो बर्बाद होता है ना। मैं बड़े केस लिया करता था और उसमें पूरा दिमाग लगा दिया करता था, लेकिन वो पुलिस वाले छोटे मोटे केस भी मेरे पास लाने लगे थे। उसके बाद मैंने नियम बनाया था, छोटे मोटे केस को मैं हाथ में नहीं लूँगा, सिर्फ बड़े केस ही सुलझाऊंगा। इसीलिए अब मुझे ज़्यादा छुट्टियाँ मिलने लगी थी। अब कम केस मेरे पास आते और सिर्फ बड़े आते, उन्हें मैं सुलझा देता। बहुत समय से कोई ज़्यादा उलझा हुआ केस नहीं आया था। लेकिन 11 बजे जब मैं शॉपिंग मॉल में था तब कुछ कपड़े खरीदने थे मुझे और मैं जल्दबाजी कर रहा था। इस फेस्टिवल में मैंने सोचा था हर दिन नए नए कपड़े ही पहनूंगा। तभी वो फ़ोन बजने लगा था। ये एक पुलिस वाले का फ़ोन था। मुझे लगा फिर से ये मुझे परेशान करने लग पड़े हैं। मैंने कहा भी है मैं छुट्टियों पर हूँ और किसी तरह का कोई केस नहीं पकड़ूंगा, कोई मदद नहीं करूँगा, और बाकी जितने केस थे मैं सुलझा चुका था, पूरी तरह से फ्री हो चुका था। लेकिन 3 मिस कॉल आने के बाद वो फ़ोन मुझे उठाना ही पड़ा और मैं गुस्से में कहने लगा था, क्यों मुझे परेशान करते जा रहे हो? आपको समझ में नहीं आ रहा? मैं बस छुट्टियों पर आया हुआ हूँ, केस में अपनी टांग फंसाना नहीं चाहता। तो वो पुलिस वाला कह रहा था, सर आपके बिना ये केस सुलझाया नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत है और हमें लग रहा है जितनी देरी की जाएगी उतने लोग खतरे में आते जाएंगे। मैंने कहा, देखो अगर छोटा केस हुआ मैं दोबारा तुम्हारा फ़ोन कभी नहीं उठाऊंगा। और उसने हामी भरी थी, सर आधे घंटे के लिए यहाँ आ जाइए। अगर आपको कुछ लगे ना कि ये छोटा केस है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप चले जाइएगा, लेकिन बस एक बार आकर देख लीजिए। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे एक ऐसे व्यापारी के घर पर बुलाया था जो यहाँ का काफ़ी मशहूर आदमी था। उसके पास सरकारी डिपो काफ़ी थे जहाँ पर लोगों को राशन बांटा जाता था। जैसे ही मैं उसके घर पर पहुंचा, मैं ढूंढ रहा था उस आदमी को। एक बार मुझसे वो भी मिला था, बहुत अच्छा था, प्यार से बात किया करता था और मैंने सुना है लोगों की मदद भी किया करता था। उसके घर पर पहुंचकर पता चला काफ़ी पुलिस वाले वहां पर थे।
और मुझे डर था उसका कत्ल तो नहीं हो गया, कहीं कातिल आकर उसे मार तो नहीं गया, इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया गया हो। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा, सामने वाली दीवार पर लिखा हुआ था रावण। और मैंने पूछा, ये किसने लिखा है? कातिल ने। तब पुलिस वालों ने मुझे बताया, रुकिए सर, यहाँ पर कोई कत्ल नहीं हुआ है। मैंने कहा, कत्ल नहीं हुआ है तो इतने लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? उन्होंने कहा कि उस आदमी की किडनैपिंग हुई है, कोई उसे उठाकर चला गया और दीवार पर रावण लिख कर गया है। मैंने कहा, ठीक है, तो ये किडनैपिंग का केस है, अब बताओ इसमें खास क्या चीज़ है? उन्होंने कहा, पिछले 2 दिनों से 2 और लोगों को इसी तरह से किडनैप किया गया है, किसी को ढूंढा नहीं जा सका है और उनकी दीवारों पर भी रावण लिखा हुआ था। पहले तो इसे साधारण किडनैपिंग समझकर मैं इस केस से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वो पुलिस वालों की गाड़ी में बैठकर मैं 2 और घरों में गया था और वहां जाकर भी मैंने जो जो चीज़ें देखी, मुझे लगने लगा था ये सीरियल किडनैपर है। लेकिन एक साथ लोगों को किडनैप क्यों कर रहा है? अगर इसे फिरौती चाहिए तो किसी एक को किडनैप करके ये फिरौती ले सकता है। एक साथ 3 दिनों में 3 लोगों को किडनैप क्यों किया है इसने? अब तीनों जगह पर रावण क्यों लिखा हुआ है? आखिर वो किडनैपर क्या चाहता है? उस दिन पुलिस वाले मेरे साथ थे और मैं इस केस में टांग अड़ाना नहीं चाहता था, लेकिन किस्मत कभी कभी आपकी टांग ऐसे केस में अड़ा ही देती है, क्योंकि कुछ अलग ही लिखा होता है। इसके बाद मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी थी, तीनों घरों की एक साथ। मैं जानना चाहता था वहाँ कौन आया है, कौन गया है, और क्या कोई ऐसा आदमी है जो तीनों से एक साथ मिला हो, जो तीनों को जानता हो। ये बड़े लोग थे और तीनों को काफ़ी लोग कॉमन जानते थे। एक तो वो बड़ा व्यापारी था, एक काफ़ी मशहूर नर्स थी, एक फूड इंस्पेक्टर था। इन तीनों का कोई खास रिश्ता नहीं लगता। उसके बाद मुझे लग रहा था ये कोई सीरियल किलर भी हो सकता है। हमें अब तक उनके शरीर नहीं मिले हैं, हो सकता है वो जिंदा हैं, हो सकता है वो मारे गए हों और उनकी लाशों को कहीं इकट्ठा कर रहा हो। वो ऐसे कई सीरियल किलर होते हैं जो पूरी तरह से सनकी होते हैं। वो किसी को मारकर जाते नहीं, बल्कि लाश को अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। अब हमें बस कोई क्लू चाहिए, कोई ऐसा इंसान जो तीनों घरों पर गया हो। जितने भी कॉमन लोग थे सबको पुलिस स्टेशन बुलवा लिया गया था। सबके साथ पूछताछ की जा रही थी और उनसे पूछा जा रहा था आखिर वो इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या उन्हें किसी का फ़ोन आया या नहीं। 3 दिनों से पुलिस वाले इंतज़ार कर रहे थे कि वो किडनैपर फ़ोन करे और फिरौती मांगे, लेकिन उसने फिरौती मांगी ही नहीं थी। और मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया था कि एक एक करके 3 लोग किडनैप हो गए थे। जब पहला आदमी किडनैप हुआ उन्हें लगा था ये साधारण केस है और फिरौती मांगी जाएगी। दूसरे दिन कोई और किडनैप हो गया, वहाँ पर भी रावण लिखा हुआ था। पुलिस वालों को लगा ये कोइंसिडेंस हो सकता है। जैसे ही ये तीसरा व्यापारी इस तरह किडनैप हुआ, पुलिस वाले समझ गए थे ये सीरियल किडनैपर है और मुझे इस केस में डाला गया। और मैं सीसीटीवी फुटेज देखता रहा। एक भी ऐसा आदमी नहीं लगा मुझे जो घर में आया हो और तीनों जगह पर कॉमन हो। एक चीज़ कॉमन थी, रात के 8 बजे कोई जैसे मास्क पहनकर, काले कपड़े और हुडी डालकर पीछे वाली दीवार से घर के अंदर गया था। क्योंकि ये कोई बड़े लोग नहीं थे कि इनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले मौजूद हों, ये तीनों साधारण लोग थे। इसके बाद वो अंदर गया और उसके बाद ना वो बाहर निकला, ना यहाँ रहने वाले बाहर निकले। जैसे वो किडनैपर उन्हें किडनैप करके घर के अंदर से ही कहीं गायब कर चुका था। मैंने खास ऑर्डर्स दे दिए थे, चारों तरफ नाकाबंदी कर दी जाए, हर गाड़ी को चेक किया जाए। अगर इन्हें किडनैप किया गया है तो किसी न किसी गाड़ी के जरिए इन्हें यहाँ से ले जाया गया होगा। सीसीटीवी फुटेज में एक खास चीज़ मैंने देखी थी। सुबह के 5 बजे से 7 बजे तक तीनों कैमरे बंद थे। यानी वो जो किडनैपर है वो घर के अंदर आता है, उसे पता है कैमरे कहाँ लगे हुए हैं, और 5 से 7 बजे वो उन लोगों को घर से बाहर लेकर जाता होगा। फुटेज मौजूद नहीं है, लेकिन किसी ने कोई गाड़ी घर से बाहर तो देखी ही होगी। इसके बाद मैं आस पड़ोस वाले लोगों से पूछताछ करने लगा था और पुलिस वाले चौकन्ने थे। हर तरफ हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी। कोई बाइक पर भी जाता तो उसकी तलाशी भी ली जाती, उसकी तस्वीर खींची जाती। इस पूरे इलाके से कोई भी बिना बताए पुलिस से जैसे ना कहीं बाहर जा सकता था, ना इस इलाके में आ सकता था।
और आस पड़ोस में मैं सब लोगों से ये पूछ रहा था क्या उन्होंने कोई अजीब गाड़ी देखी। किसी ने कोई अजीब गाड़ी देखी ही नहीं थी। वहां कोई नई गाड़ी आकर रुकी ही नहीं थी। अब मेरे लिए ये पशोपेश का कारण बन गया था। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और रात के 12 बजे तक मैं बस पुलिस स्टेशन में था। लोगों से पूछताछ करता जा रहा था। पूरे इलाके की नाकाबंदी हो चुकी थी और कई लोग यहाँ आते, मुझे कोई क्लू देते। कुछ लोग तो सही बात बता रहे थे, कुछ मनगढ़ंत बातें बता रहे थे। लोग जब डर जाते हैं तो हर चीज़ पर शक करने लगते हैं। कुछ को एक अजीब गाड़ी दिखी थी, लेकिन उस इलाके में नहीं, कहीं और। कुछ कह रहे थे वहाँ कई लड़के घूमते हैं जो लड़कियाँ छेड़ते हैं, हो सकता है उन्होंने मारा हो। कुछ कह रहे थे वहाँ नशेड़ी बहुत ज़्यादा घूमते हैं, हो सकता है उन्होंने नशा करके उसे मार दिया हो या उसकी लाश को उठाकर ले गए हों। लोग ऐसी ऐसी बातें बता रहे थे और हमें और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे थे। 12 बजे मैं थक गया। मुझे लगा मुझे घर जाना चाहिए, कल सुबह चेक करेंगे। आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। पुलिस वाले भी डरे हुए थे। मुझे भी लग रहा था यहाँ अब तक हम किडनैपर को पकड़ नहीं पाए हैं और किडनैपिंग के केस में जितनी हम देर करते हैं खतरा उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। घर आकर मैंने आराम किया। 12 बजे खाना खाया और उसके बाद मैं सो गया। मैंने सोचा हुआ था अगले दिन 8 बजे पुलिस स्टेशन जाऊंगा। अब शुरुआत फिर से करूंगा। कई बार हम कुछ गलतियां कर देते हैं और जब हम शुरू से सोचते हैं कुछ नई चीज़ मिल जाती है। 8 बजे बहुत ज़्यादा फ़ोन मेरे मोबाइल पर आने लगे थे, लेकिन मैं उठाना नहीं चाहता था। 8:15 बजे जब मैंने चाय पी, उसके बाद फ़ोन उठाया और कमिश्नर जी खुद फ़ोन पर थे। वो मुझे बुला रहे थे और मैंने कहा मैं बस आने ही वाला हूँ, 5 मिनट में मैं पुलिस स्टेशन पहुँच जाऊँगा। उन्होंने कहा पुलिस स्टेशन आने की ज़रूरत नहीं। वो एक ख़ास जगह पर मुझे बुला रहे थे जहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस वाले, खुद कमिश्नर पहुँच चुके थे। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा, इस आदमी को भी मैं जानता था। ये एक बहुत बड़ा समाज सेवी था। यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा मदद किया करता था, गरीबों को कपड़े बांटा करता था और उसके घर की दीवार पर लिखा हुआ था रावण। उसे देखते ही मैं समझ गया उसकी भी किडनैपिंग हो गई। और सब पुलिस वाले सन्न थे, मीडिया वाले बाहर बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। और तब मुझे लगा ये हर रोज़ एक की किडनैपिंग कर रहा है। ना फिरौती मांगी जा रही है, ना कोई क्लू मिल रहा है। क्या यहाँ पर कोई सबूत है? पुलिस वाले कह रहे थे किसी भी चीज़ को बिखेरा नहीं गया, कोई चीज़ हिली तक नहीं। और बेड जिस पर वो रात को सोया हुआ था उस पर सिलवटें भी नहीं थी। जिसने उसे घर से उठाया उसने बेडशीट को अच्छे से साफ किया, सिलवटें भी हटाई। अब ये कैसा किडनैपर है जो लोगों को घर से उठा भी लेता है और उसके बाद जैसे हर सामान को सही सलामत रखता भी है। उस घर में सीसीटीवी कैमरे लगे नहीं हुए थे, लेकिन पड़ोसियों के घर पर लगे हुए थे। एक कैमरा इस तरफ था। अब मुझे लगा इसमें कुछ ना कुछ पता ज़रूर चलेगा। इसके बाद मैं देखता गया और ख़ास तौर पर 5 बजे से 7 बजे, सुबह के 5 से 7 जो होता है बाकी केस में, तो इसमें भी इस समय कोई ना कोई ऐसा होगा जो यहाँ से इस तरह इन्हें उठाकर लेकर गया होगा। मैं चेक करने लगा था। वो एक समाज सेवी था। कई बार घर के अंदर आया करता था, कई बार घर से बाहर जाया करता था। उस शाम वो 8 बजे घर के अंदर आया था और उसके पास एक बड़ा सा बैग था जो वो कंधे पर टांग कर अंदर की तरफ घुसा था। उसके बाद वो अंदर दरवाज़ा लगाकर चला गया। मैं बस इंतज़ार करता रहा 5 से 7 बजे तक कौन उस घर के अंदर आता है। कोई भी नहीं आया। ना कोई घर के अंदर आया, ना कोई घर से बाहर गया। इसके बाद जब दूध वाला सुबह सुबह वहाँ पर गया था और वहाँ पर कचरे वाला वो ट्रक आया था, तब दूध वाला अंदर से आवाज़ें लगाता हुआ बाहर निकला था। उसने कहा अंदर सर मौजूद नहीं है, दरवाज़ा खुला हुआ है। वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगने लगी थी। उसके बाद पड़ोसी आए थे देखने के लिए और यहाँ वो मौजूद नहीं थे। दीवार पर रावण लिखा हुआ था। मैं बस उस फुटेज को देखता रहा और उसमें कोई काम की चीज़ नहीं मिली। वहाँ से कब उसके शरीर को बाहर निकाला गया, वो खुद चलकर यहाँ से गए हैं या वो अंदर ही कहीं छिपा लेता है। किडनैपर कैसा है, बहुत तेज़ दिमाग है। उसके बाद फुटेज में पुलिस वाले आए थे और कुछ भी अब साफ नहीं हो पाया। मैं घर की तलाशी अच्छे से लेना चाहता था। मैं जानना चाहता था क्या इन घरों में कोई तहखाना है, नीचे से कोई रास्ता है।
फर्श को तोड़ो, फर्श को तोड़ो उस जगह से जहां आपको लगता है नीचे कुछ हो सकता है। पुलिस वाले वो बड़े बड़े फावड़े लेकर उस फर्श को तोड़ने लगे थे। इसके बाद मैं ये भी जानना चाहता था कि यहाँ पर कोई लाश मिली है जिसकी पहचान ना की जा सकी हो। अब पुलिस वाले इसके बारे में भी सोचने लगे थे और उन्होंने मुर्दा घर में पूछताछ करनी शुरू कर दी। एक लाश कल मिली थी, नदी में डूबी हुई, एक लड़के की। अब उसके शरीर को देखकर पता नहीं लग पा रहा था क्योंकि शरीर फूला हुआ था, चेहरे पर बहुत ज़्यादा चोट के निशान थे। मैंने कहा उस लाश की पहचान करने की कोशिश करो, पहले जो 3 लोग हैं क्या उसके साथ उसका डीएनए मैच होता है, पता करने की कोशिश करो। और पुलिस वाले उस काम में लग गए थे और यहाँ फर्श तोड़ा जा रहा था। कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से घर के अंदर आया जा सके और घर से बाहर निकला जा सके। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद वो पूरा दिन फर्श तोड़ने में लग गया और मैं पुराने वाले घरों में भी गया था, वहाँ पर भी फर्श तोड़वाया था। दीवारों पर जहाँ जहाँ छेद है वहाँ चेक किया गया था, छिपा हुआ कोई कैमरा तो नहीं, वहाँ कोई माइक तो नहीं। इसके बाद मैं ये भी जानना चाहता था इन सब में रिश्ता क्या है, क्या ये किसी खास क्राइम में इन्वॉल्व्ड तो नहीं थे, कहीं किडनैपर घर में आया ही ना हो, उसने इन्हें ब्लैकमेल किया हो कि यहाँ पर पहुँचो और वहाँ पर किडनैप कर रहा हो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ऐसी जगह पर कोई किडनैपर चुपचाप आ जाए, अंदर आकर वो किडनैप करके किसी के शरीर को बाहर ले जाए, कोई ना कोई तो देखेगा ना। आखिर वो कैसे कर रहा है ये सब, मैं समझ नहीं पा रहा था। और मुझे लगा कि ये जितने भी लोग गायब हुए हैं ये अपनी मर्जी से घर के अंदर से भागे हैं। अगर ऐसा है तो कुछ बड़ा चल रहा है, बड़ा चल रहा है, मुझे उसके बारे में पता करना होगा। सबकी नज़रें मुझ पर टिकी थी, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था और मैंने उन्हें कहा था मैं भी तुम्हारे ही साथ हूँ, मेरे तो खुद के दिमाग की घंटी नहीं बज पा रही है, मैं खुद कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। शाम तक हमें कोई क्लू नहीं मिला था और यहाँ इस घर में भी बिल्कुल वैसा ही था, पूरी तरह से सिलवटें साफ की गई और बाकी घरों में भी ऐसा था, बिल्कुल सामान जैसे हिलता तक नहीं था। अब मुझे शक होने लगा था ये खुद घर से भागे हैं। अब कमिश्नर ने कहा था कि जितने भी लोग हैं क्या उनके घर में पुलिस भेज दी जाए, यहाँ बड़े इलाके में पुलिस वालों को भेज दिया जाए। मैंने कहा ये जितने भी लोग हैं अलग अलग इलाके से गायब हुए हैं, खुद भागे हैं या इन्हें किडनैप किया गया है, अब तक ये प्रूव नहीं किया जा सकता। और ये इतने ज़्यादा बड़े लोग नहीं हैं। कितने पुलिस वाले लगाएंगे आप, कितने लगाएंगे? अगर सभी पुलिस वाले हमने एक एक घर पर भी लगा दिए फिर भी कई लोगों के घर बच जाएंगे। हमें क्लू ढूंढना होगा, ऐसे हम इसे नहीं रोक सकते, हमें क्लू ढूंढना होगा। और सबकी ज़बान पर एक ही शब्द था, आज का दिन तो निकल गया, कल कौन गायब होगा, कौन गायब होगा कल। मैं रात को घर तो आ गया था, बार बार उस फाइल के पन्ने पलटता जा रहा था। उस फाइल में तस्वीरें थी, हर घर पर जिसने भी रावण लिखा है लिखावट एक जैसी ही है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे अलग अलग इंसानों ने लिखा हो, ऐसा लग रहा है एक ही आदमी हर जगह जाकर लिख रहा है। मेरा सर फटने को आ रहा था। कभी तो लग रहा था ये खुद भागे हैं, कभी लग रहा था कोई आकर लिख कर गया है और इन्हें उठाकर लेकर गया है। अगली सुबह 8 बजे जब फ़ोन बजने शुरू हो गए थे मुझे लग रहा था ये ज़रूर कोई और गायब हुआ है। जैसे ही मैंने पुलिस वाले का फ़ोन उठाया मुझे बताया गया एक बैंक का मैनेजर सुबह सुबह सैर करने के लिए घर से बाहर निकला था, अब तक वापस आया ही नहीं। वो 5 बजे घर से बाहर निकलता था आगे वाली पार्क में सैर करने के लिए, लेकिन आज वो गया है, वापस नहीं आया। उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि खबरें आ चुकी थी कि लोग गायब हो रहे हैं, किडनैप किया जा रहा है। इसीलिए पुलिस वालों को लग रहा है हो सकता है ये उसी किडनैपर ने किया हो। अब सीधा मैं उस जगह पहुंच गया था, उस पार्क में। मैं पूछ रहा था कहाँ से वो गायब हुआ है और क्या रावण लिखा गया है। किसी को लिखा हुआ रावण नहीं दिखा था, इसीलिए कई पुलिस वाले सुख की सांस ले रहे थे कि अब उस केस से इसे जोड़ा नहीं जा सकता। हो सकता है इसे किसी सही किडनैपर ने किडनैप किया हो फिरौती मांगने के लिए, लेकिन मुझे गड़बड़ लग रही थी। ये भी एक खास आदमी है, जितने भी लोग किडनैप हुए हैं ना थोड़ा बहुत खास है। जैसे ये बैंक मैनेजर,
एक था बड़ा समाज सेवी, एक नर्स थी, एक था राशन की दुकान चलाने वाला एक बड़ा व्यापारी। ऐसे लोग गायब हो रहे हैं और इसको उस केस से जोड़ा जा सकता है। अब उस जगह पर कहीं भी रावण नहीं लिखा हुआ था। मैंने कहा, क्या तुमने घर भी चेक कर लिया? उन्होंने कहा, घर नहीं चेक किया, वो तो बाहर गायब हुआ है ना, तो रावण बाहर लिखा जाना चाहिए था ना। मैंने कहा, तुम पागल तो नहीं हो? मेरे साथ वो पुलिस वाले उस घर के अंदर गए थे। उसकी पत्नी कह रही थी वो घर तो आए ही नहीं। उसके बाद मैंने कहा, आपका बेडरूम कहाँ पर है? उसने अपना वो बेडरूम दिखाया। बेडरूम में कहीं भी रावण नहीं लिखा था। उसके बाद मैं उसकी पत्नी से पूछ रहा था, पक्का आप यहीं पर रहते हैं? किसी और जगह पर तो नहीं रहते? किसी और घर पर तो नहीं रहते? उसकी पत्नी ने कहा था, नहीं, हम यहीं पर रहते हैं। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इस बार रावण क्यों नहीं लिखा गया? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद मैं बस इंतजार करता जा रहा था, सवाल दागता जा रहा था और उसकी पत्नी जवाब देती जा रही थी। कितने दुश्मन हैं उनके? क्या कोई किडनैप करना चाहता है? क्या उस केस से जोड़ा जा सकता है या नहीं? कई चीज़ें पूछने के बाद मुझे एक खास चीज़ का पता चला। पिछले 3-4 दिनों से उस बैंक मैनेजर की लड़ाई अपनी पत्नी से हुई थी। फिर मैंने पूछा, वो ठीक है, अब क्या आप बता सकती हैं वो इस कमरे के सिवा कहीं और तो नहीं सोते थे? उसके बाद उसकी पत्नी थोड़ी सी घबराने लगी और उसने बाकी पुलिस वालों को बाहर जाने के लिए कहा। फिर मैं उससे पूछने लगा, आप कुछ बताना चाहती हैं? देखिए, मैं ये बात फाइल में नहीं लिखूंगा, बस आप बता दीजिए कुछ भी अगर बता सकती हैं। तब उसकी पत्नी ने कहा था, हमारी लड़ाई इसीलिए हो रही थी क्योंकि मुझे शक था उनका कोई अफेयर है। वो बाहर किसी लड़की से मिलने के लिए जाते थे। मैंने कहा, ठीक है, क्या आप बता सकती हैं कि वो लड़की कैसी दिखती थी? अब इसके बारे में उसकी पत्नी को पता नहीं था, सिर्फ शक था। इसीलिए 4 दिनों से उनमें लड़ाई हो रही थी। और उसके बाद उसकी पत्नी ने बताया कि वो मेरे साथ नहीं सोते थे। वो जब भी झगड़ा करते थे, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और ऊपर वाले कमरे में सोते थे। अमूमन वो कमरा बंद ही रहता है, लेकिन आज वहाँ वो सोए थे। ये मैं बताना नहीं चाहती थी ताकि किसी को ये ना लगे कि हम में झगड़ा रहता है। ये सुनते ही जैसे मेरी आंखें खुल गई थी। मैं उस कमरे से बाहर निकला था और पुलिस वालों को कह रहा था, ऊपर वाला कमरा, ऊपर वाला कमरा, जल्दी से ऊपर वाले कमरे को चेक करो। जब हम ऊपर वाले कमरे में गए, हमने वो दरवाज़ा खोला। सामने वाली दीवार पर रावण लिखा हुआ था, बिल्कुल वैसी ही लिखावट में, और हर किसी के होश उड़ गए। वो यहाँ आकर लिख कर गया है, किडनैप भले ही बाहर से किया है, लिख कर यहाँ पर गया है। सब अपने सर को पकड़कर बैठे हुए थे उस जगह पर, जैसे कोई बड़े पेंट ब्रश से इस तरह रावण लिख कर जाता है और नीचे वो पेंट के छींटे तक नहीं होते, इर्द गिर्द बिल्कुल नहीं होते, बड़े आराम से रावण लिख कर जाता है। और यहाँ तो उसकी पत्नी थी, किसी को घर के अंदर आते हुए नहीं देखा, किसी को बाहर जाते हुए नहीं देखा, लेकिन उसका पति बाहर से गायब हुआ है, वो वापस तो आया ही नहीं था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था और पुलिस वाले चेक करना चाहते थे उस रूम को, लेकिन उस कमरे में हर चीज़ बिल्कुल सही थी। भले ही वो यहाँ पर सोकर गया था, वो जो ग्लास थे सामने पड़े हुए, एक में थोड़ी सी शराब थी, उससे ये पता चल रहा था जैसे उसने रात को शराब पी होगी, ग्लास रखा होगा, वो सब चीज़ें वैसी ही थी। लेकिन वो जो बेड था उस पर सिलवटें साफ़ की गई थी, अच्छे से बेड को सही किया गया था। सब पुलिस वाले मुझसे जानना चाहते थे आखिर यहाँ क्या हुआ होगा। अमूमन जब भी ऐसी कोई घटना होती है, कोई किडनैप होता है या कोई मारा जाता है, तो मैं अपने दिमाग में पूरा सिनेरियो बनाता हूँ कि कहाँ पर वो गिरा होगा, कैसे हमला हुआ होगा, कहाँ से खींचा गया होगा, कोई ना कोई सबूत इधर उधर दीवार पर मिल ही जाता है। यहाँ मेरा दिमाग काम नहीं करता था। ये एक ऐसा किडनैपर है जो 0 सबूत छोड़ता है, 0, कुछ भी समझ के लायक ही नहीं। मीडिया वाले यहाँ पर भी पहुँचे हुए थे और हमसे सवाल किए जा रहे थे, किसने इन्हें किडनैप किया होगा। अब इतने ज़्यादा किडनैपिंग यहाँ पर होने लगी थी, उन सबको शक होने लगा था इन सब में कोई ना कोई रिश्ता है। हम मीडिया वालों को ये बताना नहीं चाहते थे कि हर घर में रावण लिखा हुआ है। अगर ये बात उन्हें पता चल जाती तो पूरे शहर में बहुत ज़्यादा दहशत फैल सकती थी, इसलिए ये बात उनसे छिपाई जा रही थी।
हर पुलिस वाला ये कह रहा था शहर में बहुत ज़्यादा किडनैपिंग बढ़ने लगी है। हो सकता है किसी और राज्य से किडनैपर्स यहाँ पर आए हैं और फिरौती मांगने की कोशिश कर रहे हैं। जानबूझकर हमने उन्हें झूठ बताया था कि एक आदमी के वक्त उन्होंने फिरौती मांगी है, लेकिन वो मानना ही नहीं चाहते थे। इस तरह केस उलझता जा रहा था और हमें कोई छोटा मोटा क्लू चाहिए था। इसके बाद जैसे ही वो न्यूज़ चैनल हमने लगाकर देखा था, वहाँ वो रावण की तस्वीर चारों तरफ सर्कुलेट हो चुकी थी। सबसे पहली किडनैपिंग, वहाँ वो दीवार की तस्वीर किसी ने खींच ली थी। कोई रिपोर्टर शायद घर में घुस गया होगा और दीवार की तस्वीर खींच ली उसने। वो तस्वीर हर तरफ सर्कुलेट हो गई थी और उसके बाद लोगों में दहशत बढ़ चुकी थी। इसीलिए पुलिस पर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। ये फेस्टिवल सीज़न था, दशहरा आने वाला था, दिवाली आने वाली थी, लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। लेकिन इतनी ज़्यादा किडनैपिंग बढ़ गई है इसलिए लोग डरने लगे थे। व्यापारी हम पर प्रेशर बनाने लगे थे कि उनका काम चल नहीं पा रहा है। लोग बाज़ारों में कम आने लगे हैं, उन्हें डर है कोई उन्हें किडनैप कर लेगा। इसीलिए हम पर दबाव बढ़ता जा रहा था और जब दबाव बढ़ता है तो हमारे सोचने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन मैं अपने घर में वो फाइल को लाकर सोचना शुरू कर चुका था। पुलिस स्टेशन में ये काम नहीं किया जा सकता, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी थी। लोग बेवजह ही अपनी कंप्लेंट लेकर आने लगे थे। उन्होंने कोई अजीब गाड़ी देखी है, किसी ने अजीब बाइक वाले को देखा है, लोग बहुत ज़्यादा नशे करते हैं, ऐसी ऐसी कंप्लेंट लेकर आने लगे थे। हर किसी को अपने आस पड़ोस वालों पर शक था। ऐसे लोग जो आस पड़ोस उनके घूमते वो उन पर शक करने लगते। लोगों में डर ज़्यादा हो गया था। हमें जो भी करना था जल्दी करना था, क्योंकि हर रोज़ एक आदमी किडनैप हो रहा है। ये कब तक चलेगा और क्या वो उन्हें मारना चाहता है? अब तक कोई लाश तो मिली नहीं है। तभी मेरे ध्यान में आया वो लाश जो हमें मिली थी पानी में डूबी हुई, उसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं गया? जब मैं उस मुर्दा घर पहुंचा था वहां से लाश हटाई जा चुकी थी। अब मुझे गड़बड़ की बू आने लगी थी। इसके बाद मैं बड़े बड़े पुलिस वालों से मिलने लगा था। मुझे लगा वो जो लाश मिली है उससे इस किडनैपिंग का कोई ना कोई रिश्ता है, हो सकता है इनमें से कोई वो हो। लेकिन बाद में मुझे ये पता चला ये जो आदमी मरा हुआ पाया गया था ये लगभग 12 दिन पहले मर चुका है। ये यहाँ पर डूबने के कारण नहीं मरा, किसी ने इसका गला घोंटा है, इसे जान से मारा है, बाद में यहाँ पर फेंका है। मैंने कहा इसकी खबर मुझे दी क्यों नहीं गई? मैं कब से जानना चाहता था इसके बारे में, ये बात छिपाई क्यों गई? और इसके बाद मुझे जो पता चला मेरे लिए और ज़्यादा हैरानी वाला था। इस इलाके का विधायक इस आदमी का दुश्मन था। ये आदमी बार बार गवाही देता था कि यहाँ का जो विधायक है, एमएलए है, वो घपलेबाजी करता है, वो रिश्वत लेता है। इसी के साथ कई वो बड़े बड़े घोटाले कर चुका है और इसके पास सबूत थे। इसके बाद इसकी लाश का इस तरह से मिलना उस एमएलए के लिए खतरनाक हो सकता था। भले ही उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, किसने इसे मारा ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसे बाकी पार्टीज उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती थी, इसीलिए इस केस को दबाया गया। लेकिन ये वो आदमी नहीं था जो किडनैप किया गया, इसलिए मुझे नहीं बताया गया। लेकिन मैंने उनसे कहा था कोई बात मुझसे छिपाना मत, किसी भी चीज़ को मत छिपाना। कभी कभी हर चीज़ का कोई ना कोई रिश्ता होता है, हम बस समझ नहीं पाते। मैं उस शाम तक इस केस के बारे में सोचता रहा था, सबूत ढूंढने की कोशिश करता रहा था। क्या चीज़ है जो कॉमन है, क्या चीज़ है जो कॉमन है, मैं जान नहीं पा रहा था। अगली सुबह 10 बजे मैं अपने घर पर ही था। मैं बाहर जाना ही नहीं चाहता था और जब तक मुझे फ़ोन नहीं आता मैं बाहर निकलने वाला नहीं था। 8 बजे से मैंने इंतज़ार करना शुरू कर दिया था, फिर से फ़ोन आएगा, कोई किडनैप हो गया होगा। लेकिन 10 बजे इतने ज़्यादा फ़ोन आने लगे थे अलग अलग नंबरों से। सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, मीडिया वाले भी मुझे फ़ोन कर रहे थे और मैं घबरा चुका था। इस बार कौन? क्या फिर से कोई किडनैप हुआ है? हम क्या कर सकते हैं? जैसे ही मैंने एक पुलिस वाले का फ़ोन उठाया, उसने जो बताया मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई थी। एमएलए किडनैप हो चुका है और घर के अंदर दीवार पर रावण लिखा हुआ है।
और इसके बाद मैं पुलिस स्टेशन नहीं गया था, मुझे उठा कर ले जाया गया था। वो पुलिस वाले इतने ज़्यादा दबाव में थे, सीधा मेरे घर पहुँचे और मैं मना करता रहा। मैंने कहा चाय पीनी है, वो मेरे पाँव पड़ने लगे थे, सर जल्दी चलिए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, बहुत बुरे फंसेंगे। मैं पुलिस स्टेशन पहुँच गया था और वहाँ बड़े बड़े मंत्री पहले से मौजूद थे। उन्हें बता दिया गया था ये रावण वाला किस्सा। इतने लोग किडनैप हो चुके हैं, वो हम पर दबाव बना रहे थे और कह रहे थे जल्दी से जल्दी एमएलए जी को ढूंढा जाए। अगर ये खबर मीडिया तक पहुंच गई, अगर उन्हें पता लग गया सच में वो किडनैप हुए हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबत होने वाली है। अब मैं अपना सर खुजा रहा था, क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी। मुझे बड़े बड़े मंत्री ने ये पावर दी थी, जिसे उठाना चाहते हो उठाओ, जिसे लॉकअप में डालना चाहते हो डालो, जिसे पीटना है पीटो, लेकिन पता करना है एमएलए कहाँ है। जिस पर भी शक है हर किसी को घर से उठा लो। तुम्हारे पास सारी पावर्स दी जाती हैं, जो करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो करो। उन्होंने मुझे ये तक कहा था इस केस को सुलझाने के लिए अगर किसी को मारने की ज़रूरत पड़ी तो मारो, लेकिन केस जल्दी सुलझाओ। जैसे उस एमएलए के किडनैप होने के बाद सबका चेहरा सामने आने लगा था। उन्हें बाकी लोगों की चिंता नहीं थी, एमएलए गायब हुआ है उसकी चिंता थी। मुझे अब खुद से जैसे डर लगने लगा था। ये केस बहुत ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर जा रहा था। फिर मुझे लगा अब शुरू से सोचने की ज़रूरत है। पहले केस को दोबारा खंगालना होगा। मैं पहुंच गया उस पहले वाले घर पर। यहाँ से उसे कैसे गायब किया गया होगा? आखिर दीवार फांद कर कोई कैसे आया होगा? पीछे तो कांच लगी हुई है ना। और यहाँ वो पेंट कैसे लेकर आता है? कोई बूंद भी बाहर गिरी हुई नहीं होती। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई छिपकर आता है और सबूत तक नहीं छोड़ता? ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके बाद मैं घर पहुंचकर वो फुटेज चेक करने लगा। कोई आदमी रात के वक्त घर में आया ही नहीं सामने से। हो सकता है पीछे से आया हो, मान लिया, लेकिन वो जो आदमी था उसका शरीर काफ़ी भारी था। उसे वहाँ से इतनी आसानी से निकाला नहीं जा सकता। आखिर कैसे पीछे वाली दीवार से वो उसे लेकर गया होगा? पीछे वाली दीवार पर अब भी कांच वैसा का वैसा था। मान लिया कोई दीवार फांद कर घर के अंदर आ गया, समझ में आता है किसी तरह उसने दिमाग लगा लिया। लेकिन अगर किसी को वो किडनैप करना चाहता है, उसके शरीर को वहाँ से निकालने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कपड़ा तो उस कांच में फंस ही जाएगा, भले ही 3-4 लोग ही क्यों ना निकालने की कोशिश करें। लेकिन उन्हें ये कैसे पता कि कैमरे कहाँ पर लगे हैं? अच्छी तरह से रेकी की जाती है। उसके बाद एक चीज़ पर मेरा खास ध्यान गया। वहाँ और कोई भी नहीं आया था, एक था जो आया था। सुबह सुबह कचरा लेने वाली गाड़ी। वो कचरा लेने वाली गाड़ी वहाँ पर पहुँची 6 बजे। उसके बाद 15 मिनट लगाकर वो अंदर से बड़ा सा लिफाफा लेकर सीधा कचरे वाली गाड़ी में फेंकते हैं। लेकिन वो जो लिफाफा होता है काफ़ी भारी होता है। एक आदमी बड़ी मुश्किल से उठा पाता है, दूसरा मदद करता है और फिर पीछे फेंका जाता है। मेरे दिमाग में ऐसा लगने लगा, क्या एक शरीर को इस तरह लिफाफे में डाला जा सकता है? अरे हाँ, बड़ी आसानी से। वो बड़ा वाला लिफाफा था। हो सकता है इसमें कचरा नहीं बल्कि उसके शरीर को डाला गया, जिंदा या मरा हुआ। जल्दी से मैंने दूसरी फुटेज चेक की दूसरे घर में। क्या वहाँ पर भी ऐसा कोई कचरे वाला आया था? इससे पहले कि मैं पुलिस को फ़ोन लगाता, उस कचरे वाले के बारे में पता करने की कोशिश करता। दूसरी फुटेज देखी मैंने। दूसरी फुटेज में भी घर के अंदर सामने से कोई नहीं आया था। 6:15 बजे कचरे वाली गाड़ी वहाँ पर भी आई थी। और बड़े कमाल की चीज़, बड़ा लिफाफा। आखिर हर घर में इतना कचरा थोड़े ना हो सकता है, बड़े लिफाफे को इस तरह से फेंका जाता है अंदर। कमाल की बात, जब तीसरी जगह की फुटेज मैंने चेक की और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। बड़े लिफाफे में किडनैप किया जा रहा है और इतनी आसानी से। उसके बाद मुझे लगा ये कचरे वाले हैं जो गाड़ी लेकर घर के आगे आते हैं, उसके बाद अंदर से शरीर को उसमें डालते हैं और लेकर चले जाते हैं। कचरे वाले पकड़ने होंगे। मेरे हाथ कांप रहे थे। नया क्लू मेरे हाथ लगा था। मैंने जल्दी से पुलिस वालों को कहा, कचरे वाले, जो भी कचरे वाले इन इलाकों में आते हैं पकड़ो उन्हें, जल्दी से पकड़ो उन्हें। पुलिस वाले इस काम पर लग गए थे।
मेरे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले वो कचरे वालों को पकड़ चुके थे जो गाड़ी लेकर यहाँ पर घूमते हैं, और मैं उनसे जानना चाहता था वो कहाँ हैं। वो कह रहे थे हम वहीं पुलिस स्टेशन आने वाले हैं। मैंने कहा नहीं, जहाँ हो वहीं रुको, मुझे वहाँ आना है, जानना है सबसे पहले। मैं उस जगह पहुँच गया। कचरे वालों को झापड़ मारे जा रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। वो उन पर पूरा शक कर रहे थे और पूछ रहे थे क्यों किया किडनैप और कहाँ पर हैं वो बता नहीं पा रहे थे। वो कह रहे थे हमें कुछ नहीं पता। इसके बाद मैं पुलिस वालों को समझाने लगा, हो सकता है इन्होंने ही उन लोगों को किडनैप किया हो, लेकिन हो सकता है ऐसा ना भी हो। हमें थोड़ा दिमाग से सोचना होगा, इनसे अच्छे से पूछताछ करनी होगी। मैंने तब उन लड़कों को कहना शुरू कर दिया, पिछले 6 दिनों में ये गाड़ी कई जगह गई है और कई जगह से बड़े बड़े लिफाफे जो बहुत ज़्यादा भारी हैं इस गाड़ी में डाले गए हैं। बताओ उस घर में कौन गया था। तब उस कचरे वाले ने कहा कि पिछले 6 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मैं तो घर से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, इसीलिए मैं घर के अंदर ही था जब पुलिस वाले मुझे उठाकर लेकर आए। मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन लगे हुए हैं, देखिए मेरा शरीर मुझसे उठा नहीं जा रहा और ये झापड़ मार रहे हैं। अब 2-3 कचरे वाले बाकी जो थे ना वो भी बीमार थे। उन्हें जैसे कोई फ्लू हो चुका था और साफ पता चल रहा था वो कमज़ोर हैं, चेहरे उतरे हुए थे, बुखार चढ़ा हुआ था। तब मैं उनसे कहने लगा, अगर तुम वो गाड़ी लेकर नहीं जा रहे तो गाड़ी लेकर कौन जा रहा है। उन्होंने कहा हम तो सरकारी हैं, हम वो काम करते तो हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं, छुट्टी लेंगे तो हमारी तनख्वाह कटेगी, इसीलिए हमने अपनी जगह कुछ लड़कों को रख कर भेजा था। वो नए लड़के हैं, काम अच्छे से करते हैं, चाहते थे कि कम से कम जितने पैसे मिलते हैं वो काम करने को तैयार होंगे। बीच बीच में हम ये करते हैं जब छुट्टी लेनी होती है, लेकिन हमें नहीं पता उन्होंने क्या किया। मैंने कहा उन लड़कों को पकड़ो, जल्दी से उन लड़कों को पकड़ो। अब उनके पास एड्रेस नहीं था उन लड़कों का, वो खुद इनसे आकर मिले थे। 3 लड़के जो कचरे वाली गाड़ी को पिछले 5 से 6 दिनों से इस्तेमाल कर रहे थे और इस समय भी कचरे वाली गाड़ी उन्हीं के पास थी। उन्हें सीधा पुलिस स्टेशन बुला लिया गया था। अब उन्होंने स्केच बनवाने शुरू कर दिए थे। आखिर वो 3 लड़के कैसे दिखते हैं, गाड़ी लेकर कहाँ गए होंगे। अब उन्होंने जो स्केच बनवाए थे, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दाढ़ी, ऐसा लग रहा था उन्होंने भेष बदला हुआ हो। सबने एक टोपी पहनी थी और काले रंग के चश्मे, अच्छे से पहचाना जा ही नहीं सकता था। पुलिस वाले उन लोगों को झापड़ मारे जा रहे थे कि तुम्हें कभी शक नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमने तो काम करवाना था, वो काम करने को तैयार थे, हमें क्या पता था इस तरह से किडनैपिंग करेंगे वो। अब मुझे लगा इनकी बात भी सही है, कौन सोच सकता है कचरे वाली गाड़ी का इस्तेमाल किडनैपिंग के लिए किया जा सकता है। पूरा दिन कचरे वाली गाड़ी को ढूंढा जाना शुरू हो गया था, लेकिन इस इलाके में कचरे वाली गाड़ी मौजूद नहीं थी। बाकी इलाकों वाले जो भी कचरे वाले थे उनसे पूछताछ शुरू थी, किसी को कुछ नहीं पता था। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। 6 लोग किडनैप हो चुके थे, ढूंढा एक को भी नहीं जा सका था। उनमें से एक MLA था। अगले दिन जितने भी पुलिस वाले थे वो सड़कों पर खड़े थे। सुबह सुबह मैंने कहा जो भी कचरे वाली गाड़ी दिखी पकड़ लेना, उसे पकड़ लेना, वरना एक और किडनैपिंग होने वाली है और सिर्फ हमारे पास एक ही मौका होगा। अगर उसे ये शक हो गया ना तो उसके बाद बहुत गड़बड़ होगी, वो भाग निकलेंगे और हम कभी भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं सुबह 5 बजे ही उठ गया था। मैं खुद घर से बाहर था और गाड़ी में घूम रहा था। रास्ते में कहीं भी कचरे वाली कोई गाड़ी दिखी तो बस उसके पीछे लग जाऊंगा, पकड़ लूंगा। मैंने रिवॉल्वर भी अपने पास रखी हुई थी, पूरी तरह से तैयार था मैं। 6:30 बजे मुझे फ़ोन आया, कचरे वाली गाड़ी हाईवे पर है और उसके पीछे पुलिस की गाड़ी लग चुकी है। मैंने कहा जल्दी से उसे रोको, और उन्होंने कहा वो गाड़ी काफ़ी तेज़ है, वो भागने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मुझे लोकेशन भेजी थी और मैंने भी गाड़ी उस तरफ घुमा ली। हर पुलिस वाला जैसे तैयार था उसे पकड़ने के लिए। आखिर कहाँ जा रही है वो कचरे वाली गाड़ी। इसके बाद वो कई गाड़ियाँ पुलिस वालों की आगे पीछे उस गाड़ी के लगी हुई, आगे नाकाबंदी, वहाँ ब्रिज भी बंद कर दिया गया था और ब्रिज के ऊपर वो कचरे वाली गाड़ी को रोक लिया गया। मैं बस करीब ही था। जैसे ही मैं उस जगह पहुँचा, एक लड़के को बहुत ज़्यादा पीटा जा रहा था। मैंने पुलिस वालों को रोका, रुकना होगा, हमें इससे पूछताछ करनी है, बाद में हाथ साफ करने का मौका भी मिलेगा। अब उस लड़के से पूछा जाना शुरू हो गया था।
कहाँ है एमएलए, कहाँ है एमएलए, कहाँ है वो सब जिसे किडनैप किया गया है। और वो रोकर कह रहा था, मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। इसके बाद मैं भी उसको कह रहा था, बताना होगा, सज़ा कम होगी पर ना बहुत ज़्यादा बुरे फंसोगे। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। अब पुलिस वाले उसे पीटने से ज़रा भी हर्ज नहीं कर रहे थे और मैंने उन्हें कहा, रुकना होगा। अगर कोई इतना चालाक है जो 6 लोगों को इस तरह से किडनैप कर चुका है, तुम्हें क्या लगता है वो कचरे वाली गाड़ी इस तरह से अकेले हाईवे पर घुमा रहा होगा? मैंने अपना सर पकड़ लिया था और मुझे कुछ गड़बड़ की बू आ रही थी। उसके बाद मैंने प्यार से उस लड़के को पूछा, तुम बताओ ये कचरे वाली गाड़ी लेकर क्या कर रहे हो? उसने कहा, मुझे एक सर ने ये गाड़ी दी थी और कहा था 5,000 रुपये मिलेंगे, बस ये गाड़ी को हाईवे पर घुमाना है। आज वो धरना लगाने वाले हैं, एक स्ट्राइक है जिसके लिए ये कचरे वाली गाड़ी किसी के घर में नहीं जाएगी, बस हाईवे पर घूमती रहेगी। उन्होंने कहा था वो स्ट्राइक पर बैठने वाले हैं, मेरा काम बस ये है गाड़ी को घुमाते रहना है, पेट्रोल जब खत्म हो जाए फिर से घुमाना शुरू कर देना है, लेकिन काम पर इस गाड़ी को जाने नहीं देना है, बस मुझे ये कहा गया था। मैंने अपना सर पकड़ लिया और मुझे लगा था, बिल्कुल वो इतने चालाक हैं, उन्हें पता लग गया कि पुलिस वालों को ये पता लग गया है कि कचरे वाली गाड़ी से किडनैप किया जा रहा है और आज किसी न किसी को किडनैप तो किया गया होगा। और उसके बाद जैसे ही मैंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाया, वहाँ बैठा कांस्टेबल मुझे कह रहा था, सर कैसे बताऊं सर, सामने मैडम बैठी हैं, कंप्लेंट लेकर आई हैं, कह रही हैं उनके घर में रावण लिखा है। मैंने कहा, घर किसका है? उन्होंने कहा, डॉक्टर प्रीतम। ये शहर के बहुत बड़े डॉक्टर थे और उन्हें भी किडनैप किया गया था। घर की एक दीवार पर रावण लिखा। उसने हमें बहकाया, हमें और जगह लगाया और पीछे से किडनैप करके चला गया। मैं सीधा घर पहुंचकर फुटेज चेक कर रहा था, कोई कचरे वाली गाड़ी नहीं आई, कोई कचरे वाली गाड़ी नहीं आई। आखिर उसे घर के अंदर से कैसे उठा कर ले गए, समझ से सब कुछ बाहर था। सभी पुलिस वालों को वो बेवकूफ़ माना गया था। पीछे से एक डॉक्टर को किडनैप कर लिया गया था। 7 लोग किडनैप हो चुके थे और हम कुछ भी नहीं कर पाए थे। मुझ पर सवाल दागे जा रहे थे। मैं चाहता था इस केस को सुलझाना, लेकिन शायद उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है। शायद वो एक नहीं कई लोग हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन कैसे पकड़ा जाए उन्हें। वो पूरा दिन घर के आसपास पूछताछ की जाती रही। पीछे वाली दीवार, वहाँ एक छोटी सी दरार थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे तोड़ने की कोशिश की गई हो। ऊपर लोहे का जैसे छोटा जंगला लगा हुआ, कपड़ा तक नहीं फंसा था। कैसे अंदर से एक शरीर को निकाला गया। ज़रूर उसे बेहोश किया गया होगा, लेकिन उसकी पत्नी भी घर में थी और वो एक ही बेडरूम में सोया करते थे। जब उसकी पत्नी नहाने के लिए सुबह सुबह गई थी, पीछे से उस डॉक्टर को किडनैप किया गया। आवाज़ तक नहीं की उसने, और यही तो मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था। ये कैसा साइलेंट किडनैपर है, ना तो सबूत छोड़ता है, ना घर में किसी को आवाज़ तक आती है। अगर कोई हमला करेगा तो आप बचने की कोशिश करेंगे, चीखेंगे, ये चीखने का मौका तक नहीं देता। कैसे करता है ये सब, मैं जानना चाहता था। मेरा सर फटने को आ गया था। ऐसा लग रहा था अब मैं काबिल नहीं रहा। इस किडनैपर ने सच में मेरी काबिलियत पर सवाल उठा दिए थे। पूरा दिन वैसे ही निकला जैसे हर दिन निकला करता था। कुछ नहीं कर पाए, हम किसी को ढूंढ नहीं पाए। कई सस्पेक्ट थे जिन पर शक था, लेकिन सबूत कोई नहीं मिल पा रहा था। हर किसी को लॉकअप में डाल दिया गया था। उनसे पूछताछ जारी थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा। वो रात मैं सोया ही नहीं था और सुबह इंतज़ार फ़ोन का। अब कौन किडनैप होगा। लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। अब लोगों को शायद डर कम लग रहा था, क्योंकि उन्हें लगने लगा था बड़े लोग ही इस तरह से उठाए जा रहे हैं। कोई भी छोटा नहीं उठाया गया, साधारण नहीं उठाया गया, प्रोफेशनल ही उठाए गए। और ज़्यादातर गरीब लोग भीड़ बनाकर बाजार में घूमने लगे थे। सुबह सुबह 11 बजे तक कोई घर से बाहर निकलता ही नहीं।
सब एक साथ रहने लगे थे। शहर में दहशत थी और सुबह सुबह मुझे फ़ोन आया, एक पुलिस वाले का फ़ोन, और मैंने बस यही सवाल किया था, अब कौन, अब कौन? और उसने कहा था, सर वो बड़ा मीडिया चैनल का मालिक घर से गायब है और वहाँ लिखा हुआ है रावण। मैं सर को पकड़ चुका था, क्योंकि एक मीडिया चैनल का मालिक यानी न्यूज़ चैनल का मालिक घर से गायब हो तो मीडिया वालों को सारी की सारी खबर मिल जाती है। वो तस्वीरें न्यूज़ चैनल्स पर सर्कुलेट होना शुरू हो गई थी। रावण रावण हर कहीं कहा जा रहा था। सबका मानना था एक ऐसा किडनैपर जो खुद को रावण कहता है वो लोगों को उठा रहा है, और 8 लोग उठाए जा चुके हैं। शायद वो सबको उठाता ही रहेगा। क्यों उठा रहा है उसने अब तक फिरौती नहीं मांगी थी, और अगले 2 दिनों में दशहरा आने वाला था। मैं सोचे जा रहा था, क्या इसका रिश्ता दशहरे से हो सकता है? आखिर उसने अपना नाम रावण क्यों रखा है? 2 दिन बाद दशहरा है, क्या वो पूरे 10 लोगों को उठाने वाला है? क्या ये थ्योरी सही हो सकती है? लेकिन अगर ये थ्योरी सही भी है, इसका हमें क्या फ़ायदा? हम जाकर असली रावण को थोड़ी ना पकड़ लेंगे। आखिर कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। पूरा दिन न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट चलती रही थी कि पुलिस वाले निकम्मे हो गए हैं। कई बड़े बड़े प्राइवेट डिटेक्टिव जो इतनी फीस लेते हैं, खुद को काबिल समझते हैं, कुछ कर नहीं पाते, झूठे हैं वो मेरे बारे में बात कर रहे थे, और जैसे मुझे ये बातें चुभ रही थी लेकिन सही भी लग रही थी। मैं सच में कुछ कर थोड़े ना पा रहा हूं। अगली सुबह ये 9वां दिन था और मुझे यकीन था कोई 9वां आदमी भी घर से किडनैप होगा और रावण लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन 9वें दिन एक अजीब चीज़ हुई। पुलिस वालों को फ़ोन आया उस किडनैपर का, और उस किडनैपर ने कहा 10 लाख रुपए चाहिए, ये 8 के 8 लोग छोड़े जाएंगे। अब मुझे लगा ये 9वें दिन क्या नई चीज़ की है। पुलिस वालों ने मुझे सीधा उस पुलिस स्टेशन बुलाया था, और उस आदमी की शर्त ये थी कि ये 10 लाख रुपए खुद कमिश्नर लेकर आएंगे एक खास जगह पर, और वहाँ और कोई पुलिस वाला होना नहीं चाहिए। दूर दूर तक अगर एक भी पुलिस वाला दिख गया तो सभी 8 लोगों को मार दिया जाएगा। अगर पैसे सही सलामत तरीके से उनके पास पहुँच गए, सबको छोड़ दिया जाएगा, कभी कोई सबूत नहीं मिलेगा। और वो पुलिस वाले पहले तो कह रहे थे वहाँ भीड़ लगा देंगे, चारों तरफ चेकिंग करेंगे। मैंने कहा इससे गड़बड़ हो जाएगी, उसे शक हुआ तो सबको मारेगा, और शायद 10 लाख की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। उसने इतने बड़े लोगों को किडनैप किया, कीमत मांगी है 10 लाख। मुझे गड़बड़ लग रही थी, लेकिन कमिश्नर कह रहे थे मैं खतरा लेने को तैयार हूँ, मैं लेकर जाऊँगा वो 10 लाख रुपए, हम 10 लाख देंगे, लोगों को छुड़ाएंगे। कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई मेरे साथ नहीं आएगा। ऐसा करेंगे कि 10 लाख दे देंगे, उसके बाद सब लोगों को छोड़ दिया जाएगा। फिर जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा तब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कोई ना कोई सबूत तो होगा, कोई ना कोई सबूत तो मिलेगा ना बाद में। पहले इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाते हैं। मैं उन्हें कह रहा था मुझे शक हो रहा है, इतने लोगों को किडनैप करके 10 लाख क्यों मांग रहा है? उसे पता है हम इतनी आसानी से दे देंगे। कमिश्नर मान नहीं रहे थे, और उसने सुबह सुबह 6:30 बजे बुलाया था पीछे वाले जंगलों में। अब कमिश्नर खुद जा रहे थे, गाड़ियां वो पास वाले मंदिर में लगा दी थी, और कोई भी पुलिस वाला आगे जाने वाला नहीं था। मुझे अब लगने लगा था गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो है, मुझे शक है कुछ बड़ा होने वाला है। ये रावण कुछ ना कुछ तो करना चाहता है। कमिश्नर वहां जा रहे थे, वो जंगल में जा रहे थे, और मेरा दिल बैठा जा रहा था। 10 लाख हाथ में लिए वो घने जंगल के अंदर थे। ऊपर से ड्रोन्स चलाए जा रहे थे, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होगा। आगे वाले जो पेड़ हैं वो पूरी तरह से छत बनाए हुए हैं, नीचे क्या होता है किसी को पता नहीं चलता। लेकिन मुझे गड़बड़ का एहसास हुआ तो मैं कमिश्नर के काफ़ी दूरी पर पीछे जाने लगा। पुलिस वाले मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा मुझे पीछे जाने दो, मुझे देखना है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जैसे ही मैं कमिश्नर के पीछे जाता गया, उन्हें जैसे कई जगह पर्चियां मिल रही थी, वो पेड़ों पर टंगी हुई। वो पर्ची पढ़ते और उस पर्ची को चबा जाते। शायद उस पर्ची पे लिखा ऐसा होगा,
और वहां बार बार पीछे मुड़कर देखते कोई पीछे है तो नहीं। शायद उन्हें इशारे किए जा रहे थे कहां पर जाना है। वो आगे बढ़ते गए और एक ऐसी जगह पर वो गए, सामने पेड़ के पीछे एक काले कपड़े पहने आदमी, उसने काले रंग का मास्क पहन रखा था। वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद वो कमिश्नर, उसके हाथ में वो 10 लाख रुपए पकड़ा चुके थे और उसके बाद वो कमिश्नर पीछे की तरफ मुड़ने लगे थे। वो पीछे गए। मैं छिपा हुआ था, किसी के सामने नहीं आना चाहता था। कमिश्नर पीछे की तरफ खुश होकर जा रहे और मुझे लगा मुझे किडनैपर को पकड़ना होगा। सामने ही तो है, आसानी से पकड़ लूँगा। मैं छिपता छिपता उसके पीछे जाता गया और उस किडनैपर ने एक कमाल की चीज़ की। आगे जाकर उसने बैग खोला। उसके अंदर 10 लाख रुपए थे। उसने वो 10 लाख रुपए नीचे फेंकने शुरू कर दिए, खोलकर बिखेरने शुरू कर दिए पत्तों की तरह नीचे। उसके बाद पास में बोतल रखी थी और उस बोतल में पेट्रोल था। सब नोटों पर उसने पेट्रोल छिड़का और आग जलाई। उसके बाद उसने मास्क उतारा और हाथ खड़े करके कहने लगा, पकड़ लो मुझे, अब काम हो चुका है। उसने मेरी तरफ देखकर इशारा किया था। मैं पेड़ के पीछे छिपा था। जैसे उसे पता चल गया, मैं रिवॉल्वर निकालकर सामने खड़ा हो गया था और मैंने उससे कहा था, हिलना मत, किसी को इशारा मत करना। बताओ तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई और है? उसने कहा, अब कोई नहीं है। मैंने उसको कहा, किसी को इशारा मत करना, देखो उन्हें जिंदा छोड़ दो, जैसा तुमने कहा था। तुम्हारा काम हो चुका है, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, मत मारना उन्हें। उसने कहा, आज हम उन्हें मारने वाले नहीं हैं, हम नहीं मारेंगे उन्हें। वो चलता हुआ मेरे पास आया, घुटनों पर बैठ गया और उसने अपने दोनों बाजू आगे किया और कहा, लगा दो हथकड़ी, पकड़ लो मुझे। मैं थोड़ा घबराया हुआ था। मैंने कहा, कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे ना? उसके बाद उसने कहा, नहीं, गड़बड़ नहीं होगी, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। वो हथकड़ी लगवाना चाहता था, मेरे पास हथकड़ी नहीं, मैं पुलिस वाला थोड़ी ना था। उसकी बाजू पकड़कर उसे ले जाने लगा। वो मुस्कुराता गया, मेरे साथ उस मंदिर तक गया था और पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। चारों तरफ तालियां बज रही थी और सब बहुत ज़्यादा खुश थे। आखिरकार मैंने किडनैपर को पकड़ लिया। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। इतना आसान नहीं, सब कुछ इतना आसान कैसे हो गया? कमिश्नर कहाँ है? सब इधर उधर देखने लगे थे। मैंने कहा, कमिश्नर वो मुझसे पहले बाहर की तरफ आए थे। हर कोई जैसे जंगल की तरफ देख रहा, वो तो बाहर आए ही नहीं। और तभी मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं घबरा गया था। कमिश्नर खाली हाथ बाहर की तरफ आए थे, कमिश्नर कहाँ है? और उस जंगल में कमिश्नर को ढूंढने की कवायद शुरू हो गई थी। वो आदमी जिसने वो बैग पकड़ा था, उसे पीटा जा रहा था, पूछा जा रहा था और वो हंसता जा रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आगे का कुछ नहीं बताया गया। मुझे बस यही बताया गया कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ, उन्हें मारा नहीं गया है, सभी 9 जिंदा हैं। उस जंगल में आगे खंडहर की दीवार पर रावण लिखा हुआ था और इसे पढ़ते ही हर कोई समझ गया वो 9वां आदमी कौन था। हमारी आंखों के सामने कमिश्नर को भी किडनैप कर लिया गया था और हम कुछ नहीं कर पाए। सब मेरी तरफ देख रहे थे और मैं सर को पकड़े हुए। पहली बार जिंदगी में ऐसा लग रहा था जैसे कोई इतना ज़्यादा तेज़ दिमाग है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे भी गुस्सा आया था। कभी भी मुजरिम पर हाथ नहीं उठाता मैं, लेकिन आज उसे पीटने का मन कर रहा था। उसे लॉकअप में ले जाया गया, उसके डंडे मारे जा रहे थे और वो रो रो कर कह रहा था, मुझे जान से मारना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, मेरा जो काम था मैंने किया, बाकी वो कहाँ पर हैं, किसने रखे हैं, मुझे नहीं बताया गया, आपको इंतज़ार करना होगा। रावण 10 सर वाला होता है, उसका 10वां सर अभी आया नहीं है। उसने बस ये कहा था और उसके बाद वो कुछ नहीं बोल रहा। चाहे उसे जितना पीटा जाए वो अधमरा हो गया, लेकिन उसने और कुछ नहीं बताया। लाई डिटेक्टर टेस्ट वहाँ पर किया गया था, लेकिन उसे सच में आगे कुछ नहीं पता था।
उसे भी मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। वो भले ही उनसे मिला हुआ था, लेकिन वो आगे का प्लान नहीं जानता था। सबको कहाँ रखा है वो नहीं जानता था। उसे बस पैसे लाने के लिए भेजा गया था, जानबूझकर पकड़ होने के लिए भेजा गया था। मीडिया में ये रिपोर्ट थी कि किडनैपर को पकड़ा जा चुका है और जल्द ही पीट कर उससे पूछा जाएगा वो सभी के सभी कहाँ पर हैं। हर कहीं लोग कहने लगे थे पुलिस वालों ने काम कर दिखाया है। मेरी तारीफ हो रही थी कि मैंने किडनैपर को पकड़ लिया, लेकिन उगलवाना मुश्किल है कि वो सब जो किडनैप हो चुके हैं कहाँ हैं। मुझे जीता हुआ महसूस नहीं हो रहा था, हारा हुआ महसूस हो रहा था। कुछ तो ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा, कुछ तो ऐसा है जो शुरू से सामने है लेकिन पता नहीं चल पा रहा। वो क्या चीज़ है? आज पूरा दिन बाजार में भीड़ थी। कल दशहरा आने वाला है और आज लोग बाजारों में भीड़ बनाकर घूम रहे थे। किसी को डर नहीं था। सब तारीफ कर रहे कि हमने आखिरकार किडनैपर को पकड़ लिया, अब कोई किडनैपिंग नहीं होगी। किसी को पता नहीं था कि कमिश्नर को भी किसी ने किडनैप किया है। अब ये मामला बहुत बड़ा हो गया था। इसके बाद पूरा दिन निकल गया, कुछ जान नहीं पाए हम, कुछ भी। और मैं पिछले कई दिनों से सोया तक नहीं था। ऐसा लग रहा था ये मामला ज़्यादा बड़ा हो गया है। कल दशहरा है, रावण का दहन होने वाला है और ये जो रावण है इसे अब तक पकड़ा नहीं गया है। कैसे होगा ये, कैसे? वो पूरी रात कैसे सो पाता मैं? और अगली सुबह दशहरा था। हमारे इस शहर में सबसे बड़ा रावण बनाया गया था, भारत का सबसे अलग और सबसे बड़ा रावण। ये इतना बड़ा था कि लगभग 1.5 घंटे वहाँ शो चलने वाला था, तब जाकर उसे जलाया जाता। इसीलिए हमारे शहर में बाकी शहरों से भी लोग आने लगे थे उसे देखने के लिए। हमने किडनैपर को पकड़ लिया है तो दहशत कम हो गई थी, भीड़ ज़्यादा थी और भीड़ में डर बहुत ज़्यादा। मैं चाहता था कि शहर से लोग बाहर जाएं, लेकिन अब ज़्यादा लोग शहर में आ चुके थे, खतरा ज़्यादा था। और अगली सुबह मैं फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। पहली बार फ़ोन उठाने से पहले मेरी उंगलियां कांप रही थी। फ़ोन बज रहा था बताने के लिए कौन किडनैप हुआ है। जब मैंने फ़ोन उठाया मेरे पाँव कांपने लगे थे। कैसे? एक बड़े बिजनेसमैन को किडनैप किया गया था जिसकी सिक्योरिटी आप सोच तक नहीं सकते। नवरा इंडस्ट्री के मालिक, इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसे भी किडनैप किया गया था। उसका बिजनेस देश में इतना ज़्यादा फैला हुआ है, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़े, हर तरह की खाने पीने की चीज़। ये इतनी बड़ी कंपनी के मालिक थे, उसे किडनैप किया गया और दीवार पर रावण लिखा हुआ। वहाँ मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया था। 10 दिन 10 लोग किडनैप हो चुके हैं। 11 बजे तक अफरा तफरी थी शहर में। जैसे धारा 144 लगाने की कोशिश तो की जा रही थी, लेकिन सेंटर डिपार्टमेंट से हमें बताया गया कि दशहरे पर यहाँ पर धारा 144 नहीं लगाई जा सकती, यानी भीड़ तो होगी। अब इस भीड़ में मुझे डर था हमें 10 लोगों की लाशें ना मिलें। मैं घबराया। अब पुलिस वाले भी मेरा उतरा हुआ चेहरा देख पा रहे थे। लेकिन 12 बजे कुछ अजीब हुआ। एक आदमी पुलिस स्टेशन खुद चलकर आया था और उसने पुलिस स्टेशन में कहा था, मैंने किडनैप किए हैं वो 10 लोग, मैंने किए हैं। और उसे पकड़कर पीटा जाना शुरू हो गया था। बड़े बड़े मंत्री वहाँ मौजूद थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन। इतने बड़े लोगों को किडनैप किया था, पूछताछ तो जारी होनी ही थी। बहुत पीटा जा रहा था, उल्टा लिटाकर, ज़मीन पर लिटाकर, लेकिन वो कुछ भी बता नहीं रहा था। वो खुद कह रहा था, कुछ नहीं जान पाओगे, मुझसे कुछ नहीं जान पाओगे। उसे बहुत पीटा गया, तब जाकर मुझे फ़ोन किया गया। पहले मुझे बताया तक नहीं गया, ऐसा हो चुका है। 1 घंटे बाद जब मैं वहाँ पहुँचा था, वो अधमरा हो चुका था, उसका साथी भी अधमरा। एक ही लॉकअप के सेल में उन्हें रखा गया और वहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए,
सीबीआई के लोग। मैं डरा घबराया उनके सामने। हर किसी की नज़र मुझ पर थी। उन्हें कुछ पता नहीं लग पाया था और मुझसे वो पता करना चाहते थे। 2 घंटे तक अब उन्हें मारा नहीं गया। उनकी मिन्नतें की गई। उनके सामने कहा गया, तुम क्या चाहते हो, तुम जो चाहते हो तुम्हें मिलेगा, उन्हें छोड़ दिया जाए। और वो बस हंसता रहा था। मुझे भी अंदर जाने नहीं दिया गया। 4 बजे मैं वहाँ अंदर जा पाया था उससे बात करने के लिए, और मुझे कहा गया था मुझे 5 मिनट मिलेंगे। इतने ज़्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर थे वहाँ पर, हर कोई अंदर जाकर बात करना चाहता था। मेरे लिए समय कम था। जैसे ही मैं अंदर गया था वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। डिटेक्टिव, बहुत कोशिश की आपने, हर केस को आप सुलझाते हैं, ये भी सुलझा सकते हैं, लेकिन आप नहीं सुलझा पाएंगे। रावण का अंत ज़रूरी होता है, रावण का अंत ज़रूरी होता है, तभी समाज को शिक्षा मिलती है। ये समाज क्या चीज़ है? ये सब लोग मिलकर समाज बनाते हैं और ये दूषित हो चुके हैं। जैसे त्रेता युग में समाज दूषित हो गया था रावण के कारण, और रावण को तो मरना ही था। लेकिन ये त्रेता युग नहीं है, ये कलयुग है। भगवान नहीं आने वाले। समाज को शिक्षा हमें ही देनी होगी। इस रावण का अंत हमें ही करना होगा। मैं उसको पूछ रहा था, किस रावण का अंत? तुम रावण हो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें मारा जाए तब जाकर अंत होगा? तब उसने कहा था, मैं रावण नहीं हूं। मेरे 10 सर आपको नजर आ रहे हैं? क्या देख सकते हैं मेरे 10 सर? क्या मैं बुराई को आगे लेकर आ रहा हूं? मैं रावण नहीं हूं। रावण आपकी आंखों के सामने है। कोई अंत नहीं करता उसका, कोई नहीं करता। सब डरते हैं रावण से, सब डरते हैं, लेकिन किसी ना किसी को तो उठना होगा। जब भगवान नहीं आएंगे तो इंसान को ही वो काम करना होगा। उसकी आंखों में एक अलग ही चीज थी, जीत की भूख। वो जीता हुआ महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर वो मुस्कान, वो जानता था वो क्या कर रहा है। ये वही है, ये वही है, वो चालाक इंसान यही है। मैं उसके सामने उससे पूछ रहा था, बता दो, ऐसे किसी को मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसने कहा था, मैं नहीं मारने वाला उन्हें। रावण के 10 सर, जब रावण के 10 सर खत्म होंगे तभी तो रावण खत्म होगा ना। हमारे पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है जिससे रावण को मारा जा सके। हम बस यही कोशिश कर सकते हैं, रावण के 10 सर को खत्म करें, रावण मारा जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं, रावण के ये 10 सर कुचले जाएंगे और रावण का अंत होगा। हैप्पी दशहरा सर, हैप्पी दशहरा। इसके बाद वो चुप हो गया था और मैं उससे पूछना चाहता था, लेकिन मुझे उस सेल से बाहर निकाला गया। मैं उससे और बात करना चाहता था, समझ नहीं पाया था। मुझे उसका दिमाग पढ़ना था। क्या सोचा है उसने? हमारे पास कोई क्लू नहीं है और मुझे डर है आज आखिरी दिन है। आज होगा जो होना है। क्या हो सकता है? मैं बस बाहर निकलकर भी फाइल को बार बार खंगाले जा रहा, बार बार खंगाले जा रहा। मैं बस देखना चाहता था क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, कहाँ पर कमी छोड़ दी मैंने। जैसे ही 5:30 बजे थे तब मुझे खबर मिली वो आदमी अंदर मारा जा चुका है। उसे इतना पीटा गया कि वो जख्मी हो गया था, लेकिन वो जैसे अंदर जहर घुलने के कारण मारा गया। उसके एक दांत में जहर था, कांच की छोटी सी चीज में उसने दबाया और मुंह में जहर, वो मारा जा चुका था। ऐसा ही उसके साथी के साथ भी हुआ था। जब वो दोनों एक सेल में थे उसने साथी को भी अपने दांत की एक छोटी सी जगह जहर दिया था, वो भी मारा गया था। दोनों जहर से मारे गए थे। अब वही पुलिस वाले
जो बड़े बड़े इलाकों से आए थे। खास सेंटर ने भेजे हुए सीबीआई के वो लोग मेरे सामने खड़े कांपती हुई टांगों में कह रहे, वो मारे जा चुके हैं सर, अब क्या करना है। और मैं सर को पकड़े हुए, वो यही तो चाहता था। उन्होंने कहा वो रावण था, रावण मारा गया, मतलब सब खत्म ना। मैंने कहा नहीं, वो जो रावण लिखता था वो खुद के नाम को नहीं लिखता था। वो रावण इसलिए लिखता था क्योंकि वो रावण का अंत करना चाहता था। कैसे कैसे? रावण के 10 सर, ये 10 लोग। फाइल निकालो जल्दी से। इन 10 लोगों के खिलाफ क्या क्या केस थे, क्या क्या केस थे इनके खिलाफ। क्या सच में वो समाज सेवी सही था? क्या सच में ये बड़ा बिजनेसमैन जो बड़े डोनेशंस करता है, क्या सच में ये बड़ा डोनेटर है? पता करो सबके खिलाफ। 15 ही मिनट में कंप्यूटर में इनकी फाइल्स निकाली गई थी। इन सब के खिलाफ कई केस थे, छोटे बड़े, लेकिन कोई खास आपस में रिश्ता नहीं था। उस नर्स ने भी कई ऐसी औरतों की डिलीवरी की थी जिसके बाद वो देखरेख सही से नहीं करती थी। कई बच्चे मारे गए थे, कई माएँ मारी गई थी। उसके खिलाफ केस तो चले थे, साबित नहीं हो पाए थे। वो आदमी जो राशन बेचा करता था, वहाँ घपलेबाजी करता था और वो मिट्टी डालकर चावल दिया करता था, कई और चीज़ें डालकर आटा बेचा करता था। उसके खिलाफ केस थे। एक जगह जहरीला खाना खाने के कारण, उसका जो मिलावटी आटा खाने के कारण 5 बच्चे मारे गए थे। इसी तरह हर एक उसके खिलाफ केस थे, साबित नहीं हुए थे। और मेरा दिमाग घूमता जा रहा, ये सब रावण के सर हैं जैसे। वो इसे रावण का सर कह रहा था। सभी अलग अलग। फूड डिपार्टमेंट का वो आदमी मैनेजर जो बैंक में था, उसने लोगों के खिलाफ कई घपले किए थे। कई बुजुर्गों के अकाउंट से पैसे निकालकर अपने अकाउंट में डालता था। वो आदमी, वो डॉक्टर जिसने गलत ऑपरेशन किए थे, वो एमएलए जिसने ज़मीनें हड़पी, गरीबों को मारा था। और हमारे कमिश्नर, उन्होंने भी कई केस बदले थे। साबित तो नहीं हो पाया, लेकिन कहा जाता था रावण के 10 सर। अलग अलग डिपार्टमेंट के बड़े बड़े लोग, अलग अलग लोग, रावण के 10 दिशाओं के 10 सर। मैं शांति में बैठ गया था, बिल्कुल शांति। उस पुलिस स्टेशन में पिन ड्रॉप साइलेंस कर दिया गया था। मैंने यही कहा और उस पिन ड्रॉप साइलेंस में मैंने उस कातिल की तरह सोचा। ऐसे लोग जो हमारे समाज को और बुरा बनाते हैं, रावण की तरह, उनका अंत दशहरे के दिन रावण की तरह होना चाहिए। तो कैसे रावण को जलाया जाता है, तो इन 10 को भी जलाया जाए, लोगों के सामने जलाया जाए। मेरी आंखें खुल गई और मैं सबको कह रहा था, गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, टाइम क्या हुआ है? और वो बता रहे थे, सर 6 बजने वाले हैं। मैंने कहा गाड़ी निकालो, जल्दी करो। शहर में सबसे बड़ा रावण, वो मैदान में सबसे बड़ा रावण, जिसके वो बड़े सर, इतने बड़े सर जो ज़मीन से टच किए हुए हैं। वो रावण का धड़ छोटा है, सर बड़ा, और बड़े बड़े सर ज़मीन के पास हैं। वो बड़े सर बड़े धमाकों से उड़ाए जाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? मेरी तो सब समझ में आ गया था। वो पुलिस वालों की गाड़ियां सीधा उस दशहरा मैदान की तरफ भागी थी। गाड़ियों की रफ्तार 150 के करीब थी और वहां पुलिस वाले रास्ता साफ करा रहे। रावण जलने ही वाला था। हम फोन लगा रहे कि रावण मत जलाओ। भीड़ इतनी, वहाँ डीजे चल रहे, कोई सुन नहीं पा रहा था, कोई समझ नहीं पा रहा था। समय कम और गाड़ी जैसे ही दशहरा मैदान पर रुकी थी, हम भागे थे उस तरफ। सबसे आगे मैं था और वहाँ हमने गोलियाँ चलाई थी हवा में। किसी को गोली की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी, शोर इतना ज़्यादा था। लेकिन वो रावण को जलाने के लिए एक बटन दबाना पड़ता। रामलीला का अंत हो गया था और श्री राम रूप में बना हुआ वो बच्चा तीर चलाने ही वाला था। उस तीर के उस रावण को टकराते ही आग से वो झुलसना शुरू हो जाएगा और जैसा मेरा मानना है
वो 10 लोग 10 सरों में बांधे गए हैं, जलेंगे वो 10 यहीं पर। जैसे ही वो श्री राम तीर मारने ही वाले थे, मैं आगे आकर खड़ा हो गया और मुझे देखते ही वो लोगों ने वो रावण को जलाया नहीं था। वहाँ डीजे बंद कर दिए गए थे और पुलिस ने रावण को घेर लिया था चारों तरफ। वहाँ वो सरों को सामने से फाड़ा जा रहा था और मैनेजमेंट कह रही ऐसा क्यों हो रहा है। सच में जैसा मैंने सोचा वो सच था। वो रावण के सर फाड़े गए, वो कागज़ों के अंदर मुंह पर पट्टी बांधे हुए डंडों से बांधे वो 10 लोग, कमिश्नर, एमएलए, नर्स, वो सब वहीं पर थे। इस तरह वो बिजनेसमैन सबसे बीच वाले सर में था। वो आदमी जिसके खिलाफ सबूत कभी नहीं मिले, लेकिन कहा गया वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, फार्मास्यूटिकल्स। वो इस कंपनी को चलाता है और गलत दवाइयों से कई लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन केस जो करता वो मारा जाता। उसने खाने पीने में भी इतने घपले किए थे, कई लोग मारे जा चुके थे। शायद रावण का सबसे बड़ा सर वो था, लेकिन मेरे कारण सब के सब बचाए जा चुके थे। तालियां बज रही थी वहाँ रामलीला मैदान में। दशहरे के दिन शहर की भीड़ आपके लिए तालियां बजा रही हों और आपको एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे भगवान ने इसलिए बनाया है, लेकिन मुझे खुद पर जैसे शर्म भी आ रही थी। वो रावण को मारना चाहता था, क्या मुझे वो करने देना चाहिए था? लेकिन कानून ये नहीं कहता। हम किसी को इस तरह सज़ा नहीं दे सकते। अपने हाथ नीचे लटकाकर, चेहरा नीचे की तरफ किए हुए रामलीला मैदान से मैं निकल रहा और मुझे गुस्सा आ रहा था उन लोगों पर जो मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। नहीं हूं मैं लायक इस तालियों के। रावण हमारी इस दुनिया में समाज के बीच है और शायद उस रावण को इन लोगों के मरने के बाद भी खत्म नहीं किया जा सकता। कौन है रावण? आपको लगता है ये 10 लोग ही रावण के सर हैं? नहीं, आप भी उस रावण का हिस्सा हैं जो रिश्वत देते हैं, जो इस बात का ध्यान तक नहीं रखते आपका वो छोटा सा काम वो बुराई को आज भी जिंदा किए हुए है चंद पैसों के लिए। हम अपने काम से दगाबाजी करते हैं और बन जाते हैं रावण का वो सर। हमें एहसास नहीं होता, आपको कभी एहसास नहीं होगा, लेकिन अगर आप भी छोटा सा काम करते हैं जिससे किसी की जान जाती है, आप भी रावण का एक सर हैं। त्रेता युग में रावण के 10 सर थे और मुझे लगता है आज रावण के बहुत ज़्यादा सर हैं। क्या उसे खत्म किया जा सकता है? वो रावण बाहर नहीं है, वो रावण हमारे अंदर है। हमें उस रावण को अंदर से मारना होगा। शायद हमारी आगे आने वाली पीढ़ी ये समझ पाए। ये वो केस था जो सब कहते हैं मैं जीत गया था, मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन इस केस में मैं खुद को हमेशा हारा हुआ मानता रहूँगा। आपको क्या लगता है, मैं जीता था या हारा था? मुझे क्या करना चाहिए था? आपके जवाब भी जानना चाहूँगा। और इस कहानी को सिर्फ कहानी समझकर मत छोड़ देना। अगर आपको लगता है उस रावण को जलना चाहिए था जैसा वो था, तो आप भी अपने अंदर के उस रावण को खत्म ज़रूर करिएगा। शायद धीरे धीरे वो रावण का हर एक सर खत्म हो जाए।